हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि आज हमारी हेल्थ साइंस की लास्ट क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गृह परिचर्या के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में आपने पट्टियों के बारे में समझा था। उसी के आगे आज हमें देखना है गृह परिचर्या। आप में से एक लोग का कमेंट आया था कि आपको स्कूल हेल्थ के बारे में जानना है, तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें 2-4 पॉइंट हैं जिसे हम कल की जो हमारी प्रैक्टिस होने वाली है उसी में हम डिस्कस कर लेंगे। यानी कि प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि स्कूल हेल्थ क्या होता है, देन हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास समझिए इसको। आज की क्लास में हमें देखना है गृह परिचर्या। गृह का अर्थ क्या होता है? हम सभी को पता है कि गृह का अर्थ होता है घर और परिचर्या का अर्थ होता है देखभाल करना। जो रोगी है या फिर दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी देखभाल करना। तो गृह परिचर्या का क्या अर्थ हो गया? गृह परिचर्या का अर्थ हो गया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या फिर जो रोगी पीड़ित व्यक्ति है उसकी घर पर देखरेख करना। ठीक, हम समझ लेते हैं कि ये गृह परिचर्या क्या है। यानी कि गृह परिचर्या का अर्थ दुर्घटनाग्रस्त तथा रोगी व्यक्ति की उस देखभाल या सेवा से है जो उसको घर पर ही की जाती है। यानी कि जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जो उनको सेवा घर पर दी जाती है, जो देखभाल उनकी घर पर की जाती है, वही गृह परिचर्या कहलाती है। अब गृह परिचर्या में रोगी व्यक्ति से संबंधित सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ये जो गृह परिचर्या है इसमें रोगी व्यक्ति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्यों को इसमें रखा जाता है। जैसे रोगी के कमरे की स्वच्छता, उचित व्यवस्था, रोगी की शारीरिक स्वच्छता, रोगी के मल मूत्र को ठिकाने लगाना, रोगी का बिस्तर बनाना, बदलना, रोगी का निरीक्षण करना। निरीक्षण में क्या आएगा? जैसे उसके ताप, नाड़ी उसकी कैसी चल रही है, श्वसन दर कैसा है, ये सारी चीजें देखना। साथ ही साथ रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की दवा देना, रोगी के भोजन की व्यवस्था करना आदि जो भी हैं वो सारी की सारी चीजें आती हैं किसमें? गृह परिचर्या में। तो गृह परिचर्या में रोगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक, यही कहलाता है गृह परिचर्या। अब अगर हम ये बात करें कि गृह परिचर्या का क्या महत्व होता है, तो गृह परिचर्या का अत्यंत महत्व होता है। मतलब ये जो गृह परिचर्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोगी की गृह परिचर्या करने वाले को परिचारिका कहते हैं। ये जो रोगी की गृह पर परिचर्या करी जाती है इसको जो करता है व्यक्ति उसको हम परिचारिका कहते हैं। परिचारिका का कार्य प्रायः गृहिणी को ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा अगर कोई घर में रोगी व्यक्ति है या कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसके देख रेख की जिम्मेदारी जो होती है वो गृहिणी पर होती है। गृहिणी सदैव घर पर रहती है। जो गृहिणी होती है वो हमेशा घर पर रहती है। अपने मृदु और सहानुभूति स्वभाव के कारण एक आदर्श परिचारिका बन सकती है। जो गृहिणी है वो क्या बन सकती है? वो एक आदर्श परिचारिका बन सकती है क्योंकि उसका जो मृदु भाषी व्यवहार है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, इन सभी की वजह से वो एक अच्छी परिचारिका बन सकती है। अब गृह परिचर्या महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये परिचारिका का जो कार्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो परिचारिका का कार्य तो चिकित्सक के कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है।
अगर हम ये देखें कि अगर चिकित्सक और परिचारिका की तुलना की जाए तो परिचारिका का जो कार्य है वो डॉक्टर से यानी कि जो चिकित्सक है उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण क्या है? तो चिकित्सक तो रोगी को केवल कुछ समय तक ही देखता है, उसको दवा देता है, लेकिन उसकी जो उचित देखभाल है वो कौन करती है? परिचारिका करती है। रोगी कितनी जल्दी ठीक होगा ये बात निर्भर करता है कि किस तरह से उसकी देखभाल की गई है। जो परिचारिका है उसने किस तरह से देखभाल किया है। तो ये सारी बातें आप परिचारिका के बारे में समझ सकते हैं। अब जो परिचारिका है उसके अंदर कुछ गुण भी तो होने चाहिए। आप यूं ही किसी को परिचारिका बना देंगे? नहीं, एक परिचारिका के अंदर कुछ न कुछ गुण होने चाहिए। अब वो गुण क्या हैं? जरा हम एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अच्छा स्वास्थ्य। वो स्वास्थ्य और सुंदर होनी चाहिए। सुंदर का मतलब क्या? कि वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। परिचारिका को रोगी के सभी कार्य करने पड़ते हैं, कभी-कभी रात को जागना भी पड़ता है। अगर परिचारिका रोगी होगी, निर्बल होगी, तो वो ठीक प्रकार से जो मरीज है उसकी सेवा नहीं कर पाएगी। इसीलिए बोला गया है कि जो परिचारिका है उसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है। दूसरा है हंसमुख। हंसमुख हंसमुख परिचारिका अपनी बातों और अपने जो कार्य कर रही है उससे रोगी को प्रसन्न रखती है। और आपको पता है अगर एक रोगी प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अगर बात करें कि कोई रोगी व्यक्ति है, अगर वो उसको हमेशा चिड़चिड़ापन है और जो उसका कार्य कर रहा है परिचारक जो उसका है, परिचारिका जो है वो भी उखड़ा सा है, हमेशा गुस्से में बोलता है और बिल्कुल शांत सा रहता है, तो इसका प्रभाव रोगी पर पड़ता है। इसीलिए जो परिचारिका है उसका हंसमुख होना जरूरी है। शांत स्वभाव, तो रोगी आपको पता है कि चिड़चिड़े होते हैं। अगर बात करें रोगी की या वृद्धों की तो ये बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारी परिचारिका है वो मृदुभाषी हो। यदि वो धीरे से या फिर मधुर स्वर में बोलकर थोड़ा कटु भी बोलेगी तो रोगी और भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर उसको लगेगा कि जो ये अगर मतलब ऐसे प्यार से भी वो थोड़ा से कड़वे शब्द बोलेगी ना तो चिड़चिड़ा हो जाएगा रोगी। तो अगर जो हमारी परिचारिका है उसका स्वभाव शांत नहीं है तो ये रोगी के रोगों पर प्रभाव डालता है, रोगी पर भी प्रभाव डालता है। अगला है अवलोकन शक्ति। परिचारिका के अंदर जो अवलोकन की शक्ति है वो भी होना चाहिए। रोगी होने की अवस्था में अपने जो उसके परिवर्तन हैं, अपने परिवर्तन जो रोगी के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं उसको वो जान सके, समझ सके और डॉक्टर को भी इस बारे में सूचित कर सके, इतना उसके पास अवलोकन की क्षमता होनी चाहिए। अगला है दूरदर्शिता तथा चतुरता। जो हमारी परिचारिका है, परिचारिका का चतुर विवेकी होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो रोगी के मन की बातों को और डॉक्टर की जो बताई गई बात है उनको अच्छी तरह से समझ सकेगी, अपने बातों को वो रोगी को मनवा सकेगी। अगर उसके अंदर चतुरता नहीं है तो आपको पता है जो रोगी होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, उनको दवा ववा लेने का मन नहीं करता है, दवाइयाँ खाने से इनकार करते हैं। तो ऐसे में अपनी चतुरता से जो परिचारिका है उसको अपनी चतुरता के साथ रोगी को दवा खिलाना है, दवा हुआ या जो भी बात मनवानी है वो मनवा सकती है, डॉक्टर की बताई गई जो दिशा निर्देश है उसको समझ सकती है। अगला है सहनशीलता। परिचारिका के अंदर सहन शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वो रोगी के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, अब रोगी क्या है, रोगी तो हमेशा अच्छा बोलेगा नहीं, वो तो खरी खोटी सुना देगा।
तो जो हम परिचारिका है उसके अंदर सहन शक्ति है होनी चाहिए कि जो रोगी उसको खरी खोटी बातें सुना रहा है उसको भी वो सहन कर सके। अगला है स्मरण शक्ति। परिचारिका की स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए जिससे जो डॉक्टर उसको बताए वो उसको समझ सके और अपने जो रोगी व्यक्ति है उस पर लगा सके। जो भी वो नियम बताए, जो भी वो दवाइयाँ बताए, जो भी वो दिशा निर्देश दे उसका पालन कर सके। अगला है स्वच्छता। तो परिचारिका को पूर्ण स्वच्छता के साथ रहना चाहिए। उसे अपने वस्त्र, शरीर की स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता से रहने पर स्वयं भी रोगी से रोग होने से वो बच सकती है, अन्यथा रोगी के पास तो रहती ही है। तो अगर वो स्वच्छ रहेगी तो खुद को भी रोग से बचा सकेगी। अगला है पाक कला में दक्ष। जो परिचारिका है उसको पाक कला में दक्ष होना चाहिए जिससे कि रोगी की आवश्यकता के अनुसार वो स्वादिष्ट भोजन बना सके, यानी कि स्वादिष्ट भी हो और जो रोगी है उसके लिए उपयोगी भी हो। अगला है व्यवस्था प्रिय। तो परिचारिका को रोगी की सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। उसको हर एक वस्तु को एक स्थान पर ही मतलब यथा स्थान रखना चाहिए। आज्ञाकारिणी तथा कर्तव्य परायणता। परिचारिका को अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कथनी और करनी में उसको ईमानदारी बरतनी चाहिए। उसका कर्तव्य ये होता है कि रोगी और डॉक्टर दोनों की आज्ञा का पालन वो समयानुसार करे और परिचारिका को डॉक्टर के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होता है कि जैसे जैसे डॉक्टर बोलेगा उसी हिसाब से उसको करना है। अगला है प्रारंभिक ज्ञान। प्रत्येक परिचारिका को रोगी की सेवा संबंधी इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो डॉक्टर के द्वारा बताए गए आदेशों को समझकर उसका पूरी तरह से पालन कर सके। वो रोगी के अनुसार सावधानियां बरत सके। उसे अन्य रोगों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जैसे थर्मामीटर हो गया देखना आना चाहिए, पट्टी बांधना आना चाहिए और रोगी के बिस्तर को लगाना आना चाहिए। हमने पाक कला के बारे में समझा ही कि रोगी को किस तरह से भोजन देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम प्रारंभिक ज्ञान कह सकते हैं, हर एक परिचारिका को होना आवश्यक होता है। ठीक, तो ये तो आपने देखा कि एक परिचारिका के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक, हमें समझना था कि गृह परिचारिका क्या है और साथ ही साथ कि गृह परिचारिका के गुण क्या हैं। बाकी कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्य तो आपको पता ही है, कर्तव्य और कार्य एक ही होता है। तो हर परिचारिका को अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। उसका रोगी के प्रति क्या कार्य होता है कि रोगी के कमरे, बिस्तर, वस्त्र इन सब की साफ सफाई करे, रोगी के विश्राम की देखभाल करे, रोगी को वो समय पर दवा दे, समय पर उसको भोजन दे, जो भी भोजन की आवश्यकता है। साथ ही साथ जिन बातों व्यवहारों से रोगी को चिढ़ होती है उनके सामने ना करे, रोगी के आसपास का वातावरण अच्छा रखें। डॉक्टर के प्रति क्या होता है, तो डॉक्टर की सुविधा के लिए प्रतिदिन रोगी को उसके तापमान, नाड़ी तंत्र, रक्तचाप, नींद की मात्रा और मूत्र कितनी बार गया, भूख लगी या नहीं लगी, उल्टी हुई या नहीं हुई, मतलब ये जो उसके सामान्य कार्य होते हैं रोगी व्यक्ति के, उसकी जानकारी वो दे डॉक्टर को। स्वयं के प्रति तो वो अपना ध्यान रखे, अपनी साफ सफाई करे, अपने शरीर की साफ सफाई करे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखे, विश्राम का ध्यान रखे, अपने खान पान का ध्यान रखे, रोगी के कमरे में शोर वगैरह ना होने दो। तो ये सारे कर्तव्य होते हैं गृह परिचारिका के, ये पूछे नहीं जाते हैं आपसे। ठीक, बस इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि गृह परिचारिका क्या है और इसके गुण क्या हैं। अब लगे हाथ हम एक छोटा सा टॉपिक और है, रोगी का कमरा, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने
गृह परिचर्या के बारे में चर्चा की, परिचारिका के बारे में चर्चा की। अब हम बात कर लेते हैं रोगी के कमरे के बारे में। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रोगी का कमरा। रोगी का कमरा, तो रोग की अवस्था में रोगी का सारा समय बिस्तर पर ही जाता है और उसके लिए कमरे का स्वच्छ होना, सुखद वातावरण बनाना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कमरा खुला, हवादार, स्वच्छ हो, उनकी खिड़कियां इस तरह से लगी हों कि उनको खुली हवा मिल सके, रोगी को सीधी हवा ना लगने पाए, वातावरण शांत हो, वृक्ष हो आसपास। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझते हैं। हालांकि हम सभी को कुछ चीज़ें पता हैं कि रोगी के पास हमें ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, रोगी के पास हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं करना है रात में, उसके पास खिड़की की व्यवस्था होनी चाहिए, हवा सीधी लग सके। तो कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी हम सभी को पता है कि एक रोगी व्यक्ति का कमरा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि रोगी का कमरा अलग होना चाहिए। क्या ये बात आपको नहीं पता है? पता है, हम सबको पता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसका कमरा हम अलग रखना चाहिए हमें, और लोगों के साथ उसका कमरा नहीं रखना चाहिए। प्रकाश के साथ साथ स्वच्छ वायु का प्रवेश होना चाहिए, यानी कि रोगी व्यक्ति का कमरा अलग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ व्यक्ति के कमरे में स्वच्छ वायु आनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। रोगी को शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। ये हम सभी जानते हैं कि जो रोगी है उसको शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, उसके कमरे में शोरगुल ना हो। हमें रोगी के कमरे में कोई और चीज़ नहीं रखना चाहिए। हमें रोगी के कमरे में सिर्फ रोगी की आवश्यकता के ही सामान रखने चाहिए। जैसे अगर रोगी का कमरा है तो उसमें आपको चारपाई यानी कि जो पलंग है, मेज़, कुर्सी, मेज़ आप दवा वगैरह रखने के लिए रख सकते हैं। कुर्सी हो गई तो कुर्सी बैठने के लिए, जैसे जो हमारी परिचारिका है वो बैठेगी, डॉक्टर आया वो बैठेगा, या आपको ये जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ही रखना चाहिए। जैसे टीवी वगैरह हमारे मरीज के कमरे में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सभी तो उसी में बैठे रहेंगे, तो ये रोगी के कमरे में शांत नहीं होने देगा। अगला है सभी खिड़की व दरवाजे खुले होने चाहिए। सभी खिड़की दरवाजे क्यों खुले होने चाहिए? आपको पता है कि अगर कमरा बंद रहेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी और ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, जिससे सांस लेने में भी समस्या होगी। तो जो रोगी है, मरीज है, उसके कमरे की खिड़की और दरवाजे को हमें खुला रखना चाहिए ताकि शुद्ध वायु का प्रवेश हो सके और अशुद्ध वायु कमरे से बाहर निकल सके। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है प्रकाश व वायु तीव्र रूप से कमरे में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए दरवाजे पर पर्दे लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर खिड़की और दरवाजे खुले हैं तो सामने से सीधे से हवा रोगी को लगेगी, तेज प्रकाश आएगा और तेज वायु भी आएगी, तीव्र हवा भी अंदर प्रवेश करेगी। अब किसी व्यक्ति को अगर खिड़की से, आप ही बैठिए कभी, खिड़की से तेज हवा मारेगी, अगर तेज हवा लगेगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो जो हमारा रोगी है उसके कमरे में तीव्र प्रकाश ना प्रवेश करे, तीव्र हवा ना प्रवेश करे, इसके लिए हमें दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे लगाकर रखने चाहिए। रात में प्रकाश के लिए बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। रात में बल्ब का प्रयोग मतलब ऐसे बल्ब ना लगाएं जो बहुत तेज प्रकाश दे रहे हों। हमें अपने रोगी के कमरे में हल्के प्रकाश वाले बल्ब को लगाना है ताकि आराम से रोगी जो है वो सो सके। अगला है कमरे में सुंदर तस्वीर लगी होनी चाहिए। जो कमरा है, कमरे में सुंदर तस्वीर लगी होनी चाहिए जिससे रोगी को उसे देखकर आनंद मिल सके।
आवश्यकता से अधिक भीड़ कमरे में नहीं होनी चाहिए। मतलब जिनकी ज़रूरत है कमरे में वही आए, अनायास के लोग कमरे में ना आए। रोगी का कमरा मुख्य द्वार तथा सड़क से दूर मकान के पीछे होना चाहिए। रोगी का जो कमरा है वो कभी भी कमरे उसके मुख्य द्वार पर नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शोरगुल बहुत होता है, जो आएगा वो सीधे रोगी के पास ही पहुंच जाएगा। सड़क से दूर उसका मकान होना चाहिए और जो मकान के पीछे का कमरा है वहां पर होना चाहिए। ठीक। अगला है, कमरा शांत व आरामदायक होना चाहिए। कमरे में शांति होनी चाहिए, मरीज आराम कर सके, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। शौचालय तथा स्नान गृह समीप में होना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसका जो शौचालय है, जो उसका स्नान गृह है, दोनों समीप में होना चाहिए। क्योंकि रोगी को अगर बार बार वॉशरूम जाना है तो उसके लिए उसे ज़्यादा दूर चल के ना जाना पड़े, पास में ही रहेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी। अगला है, मक्खी मच्छर इत्यादि से बचाकर रखना चाहिए। तो ये जो मक्खी और मच्छर होते हैं ये रोगी व्यक्ति के पास ना आ पाए, वो इन्हें हमें रोगी व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। अब दूर कैसे रखेंगे? तो जब रोगी व्यक्ति के कमरे में साफ सफाई रहेगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, हमेशा आप साफ सुथरा रखेंगे, वहाँ पर अनावश्यक सामान नहीं रखेंगे, तो मच्छर और जो मक्खियाँ हैं वो भी कमरे में नहीं रहेंगी। समय समय पर जैसे फर्श है तो उसको हमें फिनाइल वगैरह से साफ करते रहना चाहिए। बरामदा फर्श साफ सुथरा और पक्का होना चाहिए। साफ सुथरा और पक्का तो वही, अगर फर्श है तो उसको हमें लाइजॉल वगैरह से साफ करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर मक्खी और मच्छर ना बैठ सकें। ये सारे के सारे रोगों को जन्म देने वाले होते हैं। तो और भी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है रोगी के कमरे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रसोई घर से दूर होना चाहिए रोगी का कमरा। रोगी का कमरा ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि रोगी को आने जाने में तकलीफ होगी अगर उसको नीचे आना जाना है। उसका कमरा हमेशा एक शांत वातावरण में रहेगा। तो जब भी आप रोगी के लिए कमरा तैयार कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए कि हम रोगी के लिए कमरे का चुनाव कर रहे हैं। ठीक। अब ये बात तो हमने कर ली रोगी के कमरे की। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं रोगी के बिस्तर की भी, कि रोगी के लिए किस तरह के बिस्तर की आवश्यकता होती है हमें। तो रोगी का बिस्तर होना कैसा चाहिए? हम सभी जानते हैं, स्वच्छ होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उचित तापक्रम का होना चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो रोगी का बिस्तर मुलायम होना चाहिए, यानी कि कोमल होना चाहिए। उसका जो बिस्तर है वो आरामदायक होना चाहिए, साफ सुथरा हो यानी कि स्वच्छ होना चाहिए, मैला कुचैला ना हो, उससे कोई दुर्गंध ना आ रही हो, उसमें धूल मिट्टी ना जमी हो। ये अगर धूल मिट्टी होंगे, मटमैला होगा, दुर्गंध युक्त होगा तो ये रोगी के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके जो चद्दर वगैरह हैं उनको हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। रोगी की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त होना चाहिए। जो बिस्तर रोगी की दशा और रोग की प्रकृति के लिए उपयोगी हो उसी के अनुसार होना चाहिए। उपयुक्त बिस्तर से रोगी को आराम मिलता है, तो रोगी के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार बिस्तर होना चाहिए। अभी आप बिस्तर के प्रकार भी पढ़ने वाले हैं तो आप देखेंगे किस तरह से बिस्तर चाहिए। अलग अलग प्रकार के रोगियों के लिए अलग अलग बिस्तर लगाए जाते हैं, सभी के लिए एक समान बिस्तर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिस्तर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बिस्तर कई प्रकार के होते हैं। रोग को ध्यान में रखते हुए हमें
स्थित परिस्थिति को ध्यान रखते हुए बिस्तर का चुनाव करना होता है। अगर हम बात करें साधारण बिस्तर की, तो वही साधारण बिस्तर जैसे हम लगाते हैं, उसका चद्दर वगैरह साफ होना चाहिए, चद्दर समय पर बदलना चाहिए। जो हम चारपाई लगाते हैं वही साधारण बिस्तर में आता है। तो लेकिन अब यहाँ आता है हमारा विशेष बिस्तर। विशेष बिस्तर क्या है? ऐसा बिस्तर जो रोगी के लिए लगाया जाता है, जिसमें जो रोगी है वो उठ बैठ नहीं सकता है और बिस्तर पे ही वो मलमूत्र त्याग करता है। तब साधारण बिस्तर की जगह आप साधारण बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर मोम जामा बिछा देते हैं। यानी कि जब विशेष बिस्तर की आवश्यकता होगी, जिसमें जो रोगी व्यक्ति है वो उठ बैठ नहीं सकता है, मलमूत्र बिस्तर पर ही त्याग रहा है, तो ऐसे में उसके लिए साधारण बिस्तर लगाएंगे और उसी के ऊपर मोम जामा बिछा देंगे। मोम जामे के ऊपर ट्रो सीट, ये क्या होता है? ड्रा सीट होता है, उसको बिछा देंगे। इससे क्या, ये ड्रा सीट होता क्या है? तो ये एक बिस्तर के ऊपर छोटी सी बिछाई जाने वाली चादर के समान होती है। इससे रोगी का मल मूत्र निकल जाने पर नीचे से इसको, ये गद्दे को हानि नहीं पहुंचाता है। इसे नीचे से सभी बिस्तर स्वच्छ रह जाते हैं। चादर को निकाल कर, यानी कि जो वो छोटा सा चादर है जिसे हमने ड्रॉ सीट कहा, उसको आप निकाल कर साफ कर लेते हैं। मोम जामे को बिछाते समय रोगी के कमर के नीचे तक इसको ले जाते हैं, ताकि जब भी वो मलमूत्र त्याग करे तो बिस्तर उससे ना खराब हो। अगला बिस्तर का जो प्रकार है वो आता है कंबल का बिस्तर। कंबल का बिस्तर कब प्रयोग करते हैं? कंबल, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कंबल कैसे बिस्तर हो सकते हैं। यानी कि रोगी की दशा अधिक गंभीर और शीत के दिनों में, यानी कि ठंडी का जब मौसम है, ऐसे में रोगी के शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। ये बताइए, क्या हम कभी कंबल को गर्मी के मौसम में उपयोग में लाते हैं? तो नहीं। हमें कंबल का प्रयोग कब करना होता है? शीत ऋतु में करते हैं हम। तो जो रोगी है उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, ठंडी का मौसम है, तो उसके शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। तब उसके बिस्तर पर नीचे हम कंबल बिछा देते हैं, ऊपर से चादर भी बिछा देते हैं और ओढ़ने के लिए उसके लिए कंबल भी रख देते हैं। इससे बिस्तर गर्म होता है। ये गठिया हो गया, मलेरिया हो गया, इन सभी के रोगियों के लिए इस तरह के बिस्तर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको कंबल बिस्तर से समझ में आ रहा है कि कंबल का बिस्तर होना चाहिए। ज़्यादातर आपको चीज़ें इसी से समझ में आती हैं, नाम से ही। जब आप चीज़ों को, जैसे कोई भी प्रश्न हुआ, जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको वहीं आधा आंसर आ ही जाता है। तो वैसे ही जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब कंबल बिस्तर का मतलब किसे नहीं समझ में आएगा। अगली बात करते हैं शल्य क्रिया का। शल्य क्रिया का बिस्तर, शल्य क्रिया यानी कि विशेष बिस्तर की तरह ही इस बिस्तर को लगाया जाता है। केवल रोगी व्यक्ति के पास मोम जामा रख दिया जाता है और उस पर चादर रख देते हैं। इससे वो कुछ भी वस्तु जो खाए वह उस पर गिरकर बिस्तर खराब ना करे। अगर उस पर कोई वस्तु गिर जाता है तो चादर को हटा देते हैं, बाकी का जो हमारा बिस्तर रहता है वो साफ रहता है। ठीक, तो एक प्रकार से ये रोगी किसी तरह से बिस्तर को पूरी तरह से गंदा ना कर पाए, उसके लिए हम इस तरह के बिस्तर का उपयोग करते हैं। अगला आ गया, लास्ट वाला आ गया, यानी कि पांचवा आ गया। पांचवा है हमारा टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर। अब टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर, यानी कि हड्डी टूटने पर रोगी को काफी समय तक बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है, ये आप सभी को पता है। इसके लिए एक चौकोर सा बिस्तर होना चाहिए। रीढ़ या फिर कूल्हे की हड्डी टूटने पर घायल सीधी तरह नहीं लेट सकता है,
इसी प्रकार से अगर पैर की हड्डी टूट गई है, उसके पैर को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। ऐसी अवस्था में फ्रैक्चर बोर्ड की सहायता लेना होता है और ये बोर्ड संख्या में इतने होने चाहिए, उन्हें पलंग के एक सिरे से आप दूसरे सिरे पर बांध सकते हैं। तो ये होते हैं, हड्डी टूटने के लिए अलग बिस्तर होते हैं। आप किस तरह से रोगी के लिए बिस्तर लगाएंगे, ये उसकी रोग पर निर्भर करता है। तो जो विशेष बिस्तर होते हैं, कुछ विशेष रोगियों के लिए विशेष प्रकार के बिस्तर बनाए जाते हैं। बड़े-बड़े अस्पतालों में ऐसे पलंग और आपको बिस्तर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन घर पर ऐसा बनाना उपयुक्त मतलब बहुत कठिनाई होती है। उस समय या तो उनका काम किसी अन्य युक्त द्वारा चला लेते हैं या फिर अस्पताल से वैसी पलंग हम मंगवा लेते हैं। तो ये दमा के जो रोगी होते हैं, इनको सीधा लेटने में, श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसी वजह से जब रोगी को सीधा लेटने में कष्ट होता है तो उसे हम अर्धलेटी अवस्था में आराम पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका जो ऐसे पलंग होता है, यानी कि जो बेड है, उस पे कुछ इस तरह का बना होता है, तो रोगी आधे बैठी अवस्था में होता है, उसे सांस वगैरह लेने में आराम होता है। ठीक, ये हमने देख लिया कि बिस्तर के प्रकार क्या-क्या हैं, कौन-कौन से होते हैं, बिस्तर के प्रकार, कितने प्रकार के हम बिस्तरों का उपयोग करते हैं। अब इसके आगे हमें एक पॉइंट पर और चर्चा करनी है, वो क्या है? वो आता है सैया घाव। सैया घाव के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत अधिक दिन तक अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, वो बिस्तर पर लेटा है, तो उसके पीठ में या फिर कहीं और शरीर के अन्य भागों में घाव होने का डर रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना होने के कारण लंबे समय से बिस्तर पर लेटा है तथा सामान्य रूप से बिस्तर पर करवट भी नहीं ले पा रहा है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं रोगी व्यक्ति की, ऐसे रोग हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति खुद से करवट भी नहीं ले पाता है, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। वो जिस तरह से कभी-कभी सीधा ही पड़ा रह जाता है, तो काफ़ी समय तक जब वो ऐसे लेटा रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर के कई अंगों, कई भागों में घाव हो जाता है। अब वो कई भाग कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे पीठ हो गया, कमर हो गई, पैर हो गया, इन सभी जगहों पर घाव हो जाता है। इसी को ही हम सैया घाव कहते हैं, यानी कि सैया पर पड़े-पड़े जो उसके शरीर में घाव हो जा रहा है। इसके लिए आप उपयोग क्या करेंगे? रबर की बने थैली या फिर रिंग कुशन का प्रयोग करेंगे। आजकल आपको पता है जैसे एक डनलप कंपनी है, जिसमें डनलपो या पिलो नाम से कोई एक गद्देदार मुलायम से बिस्तर आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर की थैली या फिर गद्देदार ऐसे मुलायम बिस्तर आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें हवा भरकर इन्हें फुला दिया जाता है, हवा कम मालूम पड़े तो आप हवा और भर दीजिए, लेकिन विशेष कष्ट में ही ऐसे बिस्तरों का आप प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उपयोग करेंगे डेली। तो अधिकतर डॉक्टर तो इतने मुलायम बिस्तरों के पक्ष में नहीं रहते हैं कि आप इतना ज़्यादा मुलायम बिस्तर का उपयोग करें, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर के आदेश पर ही ऐसे बिस्तरों का प्रबंध करना चाहिए। पूरे गद्दे को इतना मुलायम लेने से पीठ और जो कूल्हा है उसके नीचे की जो पीठ और कूल्हे के नीचे मुलायम गद्दा लगा दिया जाता है। ये गद्दियाँ डनलप कंपनी की बनी होती हैं, रबर की बनी होती हैं, इसमें हवा भरा होता है। बाकी आप रिंग कुशन आप सभी ने देखा होगा, जो लाला लोग होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से ऐसे होता है। कुछ ऐसे होता है जो कि आप उनकी पीठ के पीछे यानी कि कमर के पास देखेंगे, वो अपने हाथ के पास रखते हैं। तो
ये जो रिंग कुशन होता है ये सैया घाव के लिए उपयोगी होता है या इसका उपयोग सैया घाव में किया जाता है। अब कूल्हे के नीचे या पीठ पर या कहीं अन्य तरफ अगर कोई घाव हो तो उसके नीचे इसे रख दिया जाता है। इससे घाव का स्थान दबता नहीं है, रोगी को आराम मिलता है। इस प्रकार के रंग कुशन जो होते हैं उनका उपयोग काफ़ी दिनों से प्रचलित है और ये बहुत ही लाभदायक है। मान लीजिए किसी की पीठ में फोड़ा हो गया है, ऐसे में रोगी सीधे तो लेट नहीं सकता है, करवट लेते लेते वो थक जाता है। अगर इस रोगी के फोड़े वाले स्थान के नीचे आपने रिंग कुशन रख दिया है तो फोड़े वाला भाग बिस्तर से उठा रहेगा और बिना किसी कष्ट के वो सीधे लेट सकेगा। साथ ही साथ सैया घाव पर पड़े रहने से जो घाव हुए हैं, पीठ, कोहनी, कूल्हे, एड़ी, इन सभी पर घाव हो जाते हैं। इन स्थानों पर बराबर दबाव पड़ने से जो रक्त संचरण है ठीक से नहीं हो पाता है और ये सूज जाते हैं। बाद में उपचार करने पर ठीक ना होने से ये घाव बन जाते हैं। परिचारिका जिसकी हमने इससे पहले चर्चा की थी, तो परिचारिका को चाहिए कि रोगी के इन स्थानों को स्पंज करते समय अच्छी प्रकार मालिश करे, इन पर स्प्रिट लगा दे, ऊपर से पाउडर छिड़क दे। साथ ही साथ उसे देखते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो स्थिति है वो और खराब हो रही है। तो इस चीज़ का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये हमने देखा सैया घाव। आज आपने क्या क्या देखा? तो आज आपने सबसे पहले देखा कि गृह परिचर्या क्या है। गृह परिचर्या क्या है, गृह परिचारिका क्या होती है। साथ ही साथ आपने देखा कि जो गृह परिचारिका है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो एक गृह परिचारिका है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका हंसमुख व्यवहार होना चाहिए, शांत वातावरण, शांत स्वभाव की होनी चाहिए, अवलोकन शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ दूरदर्शिता चतुरता का गुण होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता रखने वाली हो, उसे पाक कला का अच्छे से ज्ञान हो, व्यवस्था प्रिय होनी चाहिए, आज्ञाकारी और कर्तव्य परायण होनी चाहिए, उसे प्रारंभिक ज्ञान होनी चाहिए। यानी कि ये हमने एक गृह परिचारिका का गुण देखा। साथ ही साथ हमने रोगी के कमरे की बात की, रोगी के बिस्तर की बात की, रोगी के बिस्तर के प्रकार की भी बात की। लास्ट में हमने देखा सैया घाव के बारे में। ये सैया घाव आपसे पूछा जा चुका है, शायद पिछली बार ही पूछा गया था कि रिंग कुशन का प्रयोग आप कब करते हैं, कैसी अवस्था में करते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है जो कि है स्कूल हेल्थ के बारे में। तो कल हम सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में करेंगे, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। शायद से आपकी 15-16 क्लासेज हो चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ इसी 15-16 क्लास से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम बनने वाले हैं। तो आप टीजीटी पीजीटी मिलाकर आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, यानी कि ये पूरा हेल्थ साइंस आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।